हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का थर्ड पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे, 50 तक हम लोग दोनों ही पार्ट्स मिला करके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सवाल है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। ये कहलाता है ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है कि जो पौधे का जो तना होता है वो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। पादप हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करवाएंगे वो। दूसरा वो जो ग्रोथ को रोकेंगे। और तीसरा वो जो दोनों तरह का काम करते हैं, वृद्धि प्रेरक के रूप में भी और अवरोधक के रूप में भी, यानी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट भी करेंगे और इनहिबिट भी करेंगे। दोनों तरह का काम ये हार्मोन कर सकता है। तो जो ग्रोथ प्रमोटर है उसमें है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों ही हार्मोन किसी न किसी तरीके से प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाते हैं। वृद्धि अवरोधक में है एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल ये प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होने देता। उसके बाद जो दोनों तरह का काम करते हैं, प्रमोटर और इनहिबिटर, वो है इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में आप एक ये पॉइंट ध्यान रखो कि ये गैसीय हार्मोन है। हमारे इस सवाल का आंसर क्या था? ऑक्सिन था। पादप हार्मोन के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, तो जैसे जैसे सवाल आएगा हम लोग उन सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पर ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादातर तने के शीर्ष में बनता है। जो तना होता है उसका जो शीर्ष वाला भाग होता है, एपेक्स वाला जो भाग होता है, वहाँ पर ये हार्मोन ज़्यादातर बनता है। जब सन इसके ठीक टॉप पर था तब ऑक्सिन हार्मोन आपको दिख रहा होगा रेड कलर में। ये समान रूप से पूरे शीर्ष में फैला हुआ है, समान रूप से, यानी कि इस किनारे पर भी देखने को मिल रहा है, इस किनारे पर भी मिल रहा है और बीच में भी मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, यानी कि समान रूप से। लेकिन जब यही सन, यही सूरज किसी एंगल पर आया तब हुआ ये कि जिधर धूप लग रहा था, जिधर रोशनी आ रही थी, सनलाइट पहुंच रहा था, उधर वाला जो ऑक्सीन था वो सब खिसक करके दूसरी साइड पहुंच गया। आप देख रहे हो, एरो से दिखाया गया यहाँ पर। सारे जो ऑक्सीन हार्मोन्स थे वो सारे के सारे एक किनारे पर पहुंच गए जिधर सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, यानी जिधर छाया है उधर। तो हुआ क्या यहाँ पर? मैंने आपसे कहा कि ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये सब किसी न किसी तरीके से वृद्धि करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन देखो क्या किया यहाँ पर आपको देखो छोटी छोटी कोशिकाएं आपको दिखाई गई है, छोटे छोटे सेल्स हैं यहाँ पर। वो सारे ही सेल्स आप देखो यहाँ पर इलोंगेट हो चुके हैं, आपको दिख रहा है, सारे ही सेल इलोंगेट हो चुके हैं। और इधर वाले जो सेल है उनमें उतना इलोंगेशन नहीं हुआ है, लेकिन इधर वाले इलोंगेट हो चुके हैं। तो हुआ यहाँ पर ये कि ऑक्सिन हार्मोन ये सारे एक तरफ पहुंच गए, जिसके कारण एक तरफ वृद्धि ज़्यादा हो गया और दूसरी तरफ वृद्धि नहीं हो पाया, जिसके कारण ये जो तना है वो बेंड कर गया। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। जो परमाणु क्रमांक 57 है वो है लेंथेनम का। लेंथेनम का 57 और एक्टिनियम का भी ध्यान में रखो 89। लेंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89, ये दोनों ही जो तत्व हैं डी ब्लॉक में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, एक्टिनियम का 89, ध्यान में रखिएगा। कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। देखो वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर होता है F इंटू में S इंटू में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये याद किया होगा F इंटू में S, बल बराबर कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन। तो जब आप कार्य बराबर बल गुने विस्थापन सिर्फ इतना बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये मान लिया है कि थीटा बराबर 0 डिग्री है। यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब हम कॉस 0 डिग्री डालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आपने ये मान लिया हुआ है कि जो बल का दिशा है वही विस्थापन का दिशा है। ठीक है, आप भले ही आपको नहीं पता हो कि आपने यहाँ पर बल और विस्थापन को सेम दिशा में माना है, लेकिन जब आप W बराबर Fs बोलते हो सिंपली, इसका मतलब यही होता है कि बल और विस्थापन दोनों ही एक ही दिशा में है। लेकिन हम यहाँ पर 3 केसेस देखते हैं अलग अलग। पहला ये जो मैंने अभी आपको बताया कि बल और दिशा एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा? F इंटू में S, यानी यहाँ कार्य हमारा पॉजिटिव आने वाला है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बल और विस्थापन ठीक विपरीत हो जाए, यानी थीटा बराबर कितना हो जाए? 180 डिग्री। तो कॉस पाई कितना होता है? -1 होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ से हमारा W बराबर आ गया -F इंटू में S। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि बल और विस्थापन दोनों 90 डिग्री का कोण बनाए।
तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री ये होता है 0, तो यहाँ से हमारा W आ जाएगा 0। यहाँ तो मैंने 3 केसेस लिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपना मान आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कार्य है ये अदिश राशि, कार्य है अदिश राशि, इसके बावजूद भी कार्य पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण बन रहा है। हमसे पूछा है कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होगा 90 डिग्री। एक शेल के विस्फोट होने के बाद शेल यानी कि एक खोखला गोला कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में, यहां लिख लो, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। देखो, बंदूक से दागी गई गोली, 2 पिंडों की टक्कर और शेल या बम के विस्फोट में कभी पूछे क्या संरक्षित रहता है, तो आंसर आपका होगा संवेग संरक्षित रहता है। इन सारे ही केसेस के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व यानी कि संवेग में परिवर्तन बराबर 0। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बंदूक से जब गोली नहीं चली थी तब का मोमेंटम और गोली चलने के बाद जो टोटल मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संवेग में परिवर्तन 0 यानी कि संवेग हमारा संरक्षित रहा। तो इन सारे ही केसेस के अंदर आपसे पूछ दे तो आप बोलेंगे कि संवेग संरक्षित है। 2 पिंडें टकराई यानी कि 2 ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराती है उस समय भी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा किया। 1 सेकंड में, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, कितना कंपन पूरा किया। तो हमसे तो दे रखा है कि 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा किया, लेकिन हमें तो चाहिए कि 1 सेकंड में कितना पूरा किया, वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो 2.5 सेकंड में 40 किया तो 1 सेकंड में 40 और बट्टे में 2.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 16 हो जाएगा। तो आवृत्ति 16 हर्ट्ज। हर्ट्ज ये SI मात्रक होता है किसका? आवृत्ति का। ध्यान में रखिएगा, SI मात्रक होता है आवृत्ति का। अब एक फॉर्मूला याद रखो, F = 1/T। F = 1/T। T हो गया आवर्तकाल, आवर्तकाल जो यहां पर आपको 2.5 सेकंड दे रखा है, और F हो गया आवृत्ति। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो 16 हर्ट्ज बोल दो या फिर 16 सेकंड इनवर्स बोल दो, आप आंसर आपका एक ही होगा। यानी कि दोनों ही आंसर आप बोल सकते हो, SI मात्रक हर्ट्ज भी बोल सकते हो और सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। समूह 18, जो ग्रुप नंबर हमारा 18 है, उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे 6 गैसेज हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समूह 18 में आते हैं सारे के सारे निष्क्रिय गैस। पहाड़ से गिर रही वस्तु में होती है। जब कोई वस्तु पहाड़ से गिर रही होती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। तो डी हमारा राइट आंसर। देखो, पहाड़ से अगर गिर रही है तो उसमें स्पीड है, गति है। जब गति है तो गतिज ऊर्जा है, जहां भी गति है वहां पर गतिज ऊर्जा है। और क्योंकि पहाड़ से वस्तु गिर रही है, वस्तु पहाड़ से गिर रही है मतलब जमीन से वो कुछ ऊंचाई पर है, तो जब भी जमीन से कुछ ऊंचाई पर होगा तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा mgh तो होना ही है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। जैसे जैसे वो जमीन के नज़दीक वस्तु पहुंचती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब जमीन पे वो टकराएगी उस समय स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, वहीं जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम हो जाएगी। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक लचीला और कोमल है? कौन सा एक लचीला है? सल्फर, तांबा, कार्बन और फास्फोरस में तांबा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तांबा का सिंबल Cu होता है और तांबा का एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 29, ध्यान में रखिएगा। और जिंक का 30। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में आपको नाइट्रोजन मिलेगा और आर्गन मिलेगा। ठीक है, जो विकल्प में दिख जाए उसको आप टिक मारना। दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, ये मत सोचना कि दोनों दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। हमारा आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। देखो, एक तो सवाल वो होता है जिसमें आपसे पूछेगा 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, लेकिन यहाँ 4 सेकंड में नहीं बोला है, यहाँ बोला है चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप ये कर सकते हो
कि आप ये निकाल लो, आप दूरी निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई और 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई और उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10वें सेकंड में बोले तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई और 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, बस उसको माइनस कर दो। लेकिन इतना आप करने जाओगे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए आप ये वाला फार्मूला अच्छे से ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Sn इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1 हमसे बोला है ना चौथे सेकंड में, 4th सेकंड में, यानी कि S4 आपसे निकालना है। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं। S4 इज इक्वल टू यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर u 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी बोले गेंद गिराई जाती है, गेंद छोड़ी जाती है, तो हम वहाँ पर u 0 लेंगे, क्योंकि गेंद गिराई गई मतलब प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है। तो यहाँ पर हमारा u 0 हो जाएगा और a हमारा यहाँ पर g के बराबर हो जाएगा, जो कि लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a बराबर g क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है। तो जब भी वर्टिकल मोशन आता है, ऊर्ध्वाधर गति वाला केस आए, वहाँ पर हम a बराबर g लेते हैं और n बराबर हमारा 4 हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। u तो हमारा 0 हो गया, एक जगह पर g लेना है तो 10/2 हो जाएगा, 2 गुने में 4 माइनस में 1, तो ये 5, 8 में से 1 गया 7, तो 35 मीटर बी हमारा राइट आंसर। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखना। आपसे सवाल जब पूछा जाए चौथे सेकंड में, nth सेकंड में, लेकिन जब आपसे पूछे कि 4 सेकंड में बताओ कितना होगा, तो आप कैसे निकालते इसको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at²। इस फॉर्मूले से यहाँ भी u 0 होता तो ये पूरा टर्म खत्म, और यहाँ पर एक जगह पर g डाल देते हैं हम, सॉल्व करते तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई आप निकाल लेते। लेकिन चौथे सेकंड में बोले तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। देखो जो प्लांट किंगडम है उसमें थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उसमें आपको रूट नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्टेम नहीं मिलेगा, उसमें आपको लीव्स भी नहीं मिलेगा, यानी ना तो जड़, ना तो तना, ना ही पत्तियां, कुछ नहीं। तो थैलोफाइटा समूह के अंदर वो सारे प्लांट्स आते हैं, तो इन सारे प्लांट्स को हम लोग एल्गी बोलते हैं। थैलोफाइटा समूह के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उन्हें हम एल्गी बोलते हैं। और थैलोफाइटा के अंदर ही ये चारा है, चारा बोल दो या फिर कारा बोल दो, और स्पाइरोगैरा, चारा और स्पाइरोगैरा, ये दोनों ही थैलोफाइटा समूह के अंदर आते हैं। अब देखो बोर्ड ने इसका आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आंसर ए और सी दोनों बोलूँगा, क्योंकि थैलोफाइटा समूह के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनमें ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना ही पत्ती है, और थैलोफाइटा के एग्जाम्पल चारा भी है और स्पाइरोगायरा भी है, ये दोनों ही है। तो मैं तो आंसर यहाँ पर ए और सी दूंगा। अब बोर्ड वाले ने इसका आंसर सी दिया है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ पहले ही। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम एंड फ्लोएम सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप बोल दो, 0 ग्रुप बोल दो, 0 ग्रुप बोल दो, या फिर 8A बोल दो, 8A। जो ग्रुप नंबर 17 के तत्व हैं, ग्रुप नंबर 17 के जो तत्व हैं इसे हम 7A भी बोल सकते हैं, और इसके तत्व को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन्स होते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे तत्व आते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर 17 हो जाएगा। 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होंगी। देखो विद्युत धारा बराबर होता है V/R ओम के नियम से। विद्युत धारा बराबर विभवांतर और बट्टे में प्रतिरोध, लेकिन जो यहाँ पर हमारा प्रतिरोध होगा ना वो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध हम यहाँ पर पुट करते हैं, R नेट। हमसे देखो अलग अलग प्रतिरोध दे रखा है, 10 ओम, 20 ओम, और साथ में ये भी कहा कि ये दोनों जुड़े हुए हैं श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी क्रम में। ये दोनों 10 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी सिंपली ऐसे, इस प्रकार से ये 10 ओम, ये 20 ओम, और ये आपस में कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें क्या करना है, I = V/R। हमें V तो दे रखा है 6, सारे के सारे SI मात्रक में है आंसर,
तो हम सारे वैल्यू एसआई मात्रक में पुट करेंगे। तो ऑलरेडी वोल्ट में दे रखा है, एसआई मात्रक में, ठीक है। अब हम आर नेट निकालेंगे। आर नेट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, जो भी दे रखा है श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दो। तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 6/30। तो यहाँ से 0.2 एम्पियर, ए हमारा राइट आंसर। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? भार का मतलब भौतिकी के अंदर क्या होता है? ग्रेविटी होता है। तो वह बिंदु एक वस्तु के पास जहाँ पर उसका संपूर्ण भार काम करता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक वस्तु है, उसके पास कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर हम ये मान करके चलेंगे कि वहीं पर उसका सारा वेट काम कर रहा है, यानी वहीं पर ग्रेविटी का इफेक्ट है। अब इसी सवाल में अगर मैं एक शब्द चेंज कर दूं, भार के जगह पर यहाँ पर द्रव्यमान, ठीक है, तो आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर फिर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, COM, यानी कि द्रव्यमान का केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र ये किसी वस्तु के पास वह बिंदु होता है जहां पर हम उसके पूरे द्रव्यमान को उस बिंदु पर मान लेते हैं। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। O2 का उपयोग करके, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो पाचन के बाद, डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये आप जानते हो। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा? ब्लड में। ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया? ब्लड में। ब्लड से यही ग्लूकोज पहुँचेगा सेल में। सेल के अंदर सबसे पहले ये ग्लूकोज पहुँचेगा साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद देखो क्या होगा। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद ये जो ग्लूकोज था जिसमें कि 6 कार्बन है, ये टूट जाएगा पाइरूवेट में या फिर पाइरुविक अम्ल में, और 3 कार्बन का ये कंपाउंड होता है। ग्लूकोज टूट गया किस में? पाइरुविक अम्ल में, या फिर पाइरुवेट बोल दो आप सिंपली। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। कहाँ पर ये हुआ? ये हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। जब पाइरुवेट बन गया तब ये पाइरुवेट फिर पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है यही पाइरुविक एसिड जो है, जो 3 कार्बन वाला है, ये टूटेगा, ये पूरा टूट जाएगा। पूरा टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पर जो वाटर बना, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पर जो वाटर बना, ये हो गया हमारा उपापचयी वर्ज्य पदार्थ, उपापचयी अपशिष्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया ये। और ये एनर्जी हमें चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ये बना डाइजेशन द्वारा, ठीक है। और ग्लूकोज जब ब्लड में गया और ब्लड से जब ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर पहुंच गया, उसके बाद जो इसका ब्रेक डाउन हुआ है वो कहलाता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। श्वसन में ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन और सांस लेना दोनों ही आते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना, ये पाइरुवेट का विभाजन होता है, टूटता है, और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल। और देखो यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न हुई है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है ना, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मूकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? यानी कौन सा इनमें से जानवर है जो पुनर्जनन भी कर सकता है और मूकुलन भी कर सकता है? मूकुलन, पुनर्जनन, ये अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर आपका रीजनरेशन हो जाएगा, पुनर्जनन हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होगा और बडिंग भी होगा। प्लाज्मोडियम के अंदर आपका होगा मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। खमीर के अंदर हो जाएगा बडिंग। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। क्या हमारा बॉडी, क्या हमारा पाचन तंत्र, हम मनुष्यों का पाचन तंत्र सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है? आंसर नहीं, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं।
जो काइटिन है, ये काइटिन होता है कवक के कोशिका भित्ति में। कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन से, और कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी बोलते हैं। पिछले पार्ट में आपने कॉर्क सेल पढ़ा था, कॉर्क कोशिका। कॉर्क सेल वॉल जो है, कॉर्क का जो सेल वॉल है उसमें होता है सुबेरीन, वो सुबेरीन का बना होता है। सुबेरीन ये वैक्सी सबस्टांस है, मोम जैसा ये पदार्थ है जो अपने से होकर के गैस को और वाटर को, जो अपने से होकर के गैस को और वाटर को पार नहीं करने देता। ये आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था। हमारे इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। RH कारक किसने देखा? RH कारक किसने देखा? RH का फुल फॉर्म होता है रीसस। तो RH कारक यानी कि RH फैक्टर, तो इसकी खोज की लैंडस्टीनर ने। तो RH फैक्टर क्या है? जो RH फैक्टर है ये है RH प्रोटीन, या फिर बोल दो इसी को RH एंटीजन। RH एंटीजन, मान लो कोई इंसान है, ये RH एंटीजन क्या है? प्रोटीन है, एक खास तरह का प्रोटीन है ये बोल दो। मान लो कोई इंसान है, उसके ब्लड में हमें ये वाली प्रोटीन देखने को मिलती है, यानी ये वाला जो एंटीजन है RH एंटीजन, ये हमें देखने को मिल रहा है। हम बोलेंगे कि उसका ब्लड RH पॉजिटिव है। जैसे कि मान लो AB पॉजिटिव कोई ब्लड है, मतलब ये जो ब्लड AB है इसमें हमें ये RH एंटीजन देखने को मिलता है। वहीं मान लो कोई इंसान है, उसके ब्लड में हमें ये RH एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका ब्लड RH नेगेटिव है। जैसे कि O नेगेटिव, जो ब्लड ग्रुप O है, अगर उसके पास RH एंटीजन नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो O नेगेटिव है। तो ये इसका मतलब होता है। जैसे कोई A पॉजिटिव है, इसका जो ब्लड ग्रुप A है इसमें हमें RH एंटीजन देखने को मिलता है। वहीं मान लो A नेगेटिव है, मतलब इसमें RH एंटीजन नहीं है, RH प्रोटीन नहीं है। तो लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। विलियम हार्वे इन्होंने मनुष्य के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन, देखो सेल की खोज किसने की? सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। यहाँ रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन ये कोशिका जीवित नहीं थी, ये डेड सेल थी। सेल के अंदर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपसे कहा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो कोशिका मरी हुई थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की लीवेनहॉक ने। इन्होंने बैक्टीरियल सेल को ढूंढा, जीवाणु कोशिका को खोजा। जीवाणु ये एक कोशिकीय होता है, तो यही लिविंग सेल था। तो जीवित कोशिका की खोज या फिर बोल दे बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक ने RBC की खोज की, लीवेनहॉक ने स्पर्म की खोज की, लीवेनहॉक ने प्रोटोजोन की खोज की, लीवेनहॉक ने खमीर की खोज की। तो ये सारे आप ध्यान में रख सकते हो। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है, केल्विन में, और 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इन तीनों ही स्केल पे आपको ध्यान में रखने हैं। बी हमारा राइट आंसर, 310 केल्विन। इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष हमें बारिश के बाद दिखाई देता है, वर्षा होने के बाद दिखाई देता है, और जिधर सूरज होता है उसके ठीक अपोजिट, सूरज जिधर होता है उसके ठीक अपोजिट हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है? आपसे सवाल में ये पूछा है। तो इंद्रधनुष जो बनता है उसमें कई सारे प्रक्रियाएं हैं। पहला है देखो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, उसके बाद है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, उसके बाद है डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि जो श्वेत प्रकाश है जिसमें 7 रंग है वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इनमें 3 प्रक्रियाएं हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो देख लेना आपको विकल्प में क्या दे रखा है। यहाँ परावर्तन दे रखा है, यहाँ अपवर्तन, यहाँ प्रकीर्णन। यहाँ देखो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण, तो हम यहाँ पर डी आंसर को टिक मारेंगे। हो सकता है कभी आपसे सवाल में बस ये दे दे परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। किसी भी तरीके से सवाल आपसे
विकल्प आपको दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ये तीनों ही जो घटना है ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। देखो वर्ण विक्षेपण तो होगा ही, जब तक वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तब तक हमें अलग अलग रंग दिखाई नहीं देगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और आप जानते हो कि जो श्वेत प्रकाश है, जो व्हाइट लाइट है, उसमें 7 रंग है। तो जब तक वर्ण विक्षेपण नहीं होगा ये 7 रंग हमें टूट करके नहीं मिलने वाली है। तो परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण ये सब होता है। परमाणु संख्या 47 वाला तत्व है। देखो आपको आवर्त सारणी में 30 तक तो याद रखने ही होंगे परमाणु संख्या। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ तत्वों का परमाणु संख्या, ये आप याद रखना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखो 47 पूछ दिया जो कि सिल्वर का होता है, चांदी का होता है। तो गोल्ड का याद रखो 79, सिल्वर का 47, मरकरी का 80, कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। तो 30 तक तो आपको ध्यान में रखना ही है। लैंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, आयोडीन का 53, टंगस्टन का 74 और पोलोनियम का 84, यूरेनियम का 92 और ऑग्नेसन जो है ना ये ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, ग्रुप नंबर 18 का तत्व है और हमारे आवर्त सारणी का ये लास्ट एलिमेंट है, अंतिम तत्व है। 118 हमारे आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। अभी जो हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना उसमें 118 तत्व है। इससे ज़्यादा तत्वों का पता चल चुका है लेकिन हमें अभी 118 तत्व ही जानने हैं। 118वां जो तत्व है हमारे आवर्त सारणी में वो है ऑग्नेसन और ये समूह 18 में है। दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। देखो जब पीएच के मान में वृद्धि होगा तब जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, जब हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर हम ये H+ लिखते हैं, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। वहीं अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब होगा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो जब पीएच का मान में वृद्धि होगा, पीएच के मान में वृद्धि होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाएगी। मतलब ये होता है कि पीएच जितना ज़्यादा होगा क्षारीय प्रकृति उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है तो वो H+ जल में, एक्वस सोल्यूशन में जल्दी नहीं देने वाला है क्योंकि वो तो क्षारीय है। अगर अच्छा अम्ल होता तो आसानी से H+ दे देता। तो अगर क्षारीय नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो H+ क्यों देगा? तो जल में हमें क्या होगा, जो भी विलयन होगा उसमें H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। हमसे उच्चतम सांद्रता पूछा है, यानी जो ये है ना ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच है वो मिनिमम होना चाहिए। जितना कम पीएच उतना ही अच्छा अम्ल, उतना ही ज़्यादा H+ आयन की सांद्रता। तो देख लो किसका पीएच कम है, 2.4। तो 2.4 हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा वो यौगिक है, कौन सा वो कंपाउंड है जिसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पार्ट 1 में ही शायद मैंने आपसे कहा था कि ये जो सारे यौगिक है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका जो फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे पूछा है कि बताओ किसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। देखो बेकिंग सोडा है, ए हमारा राइट आंसर। जिप्सम, वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, इन सब के साथ आपको देखो वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और वॉशिंग सोडा में 10। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। गर्मी बोल दे, हीट बोल दे, यानी कि ऊष्मा बोल दे, ऊर्जा बोल दे। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट था, जो पायरुविक अम्ल था, ये टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, उसके बाद जल बनाया और बहुत सारी एनर्जी यहाँ से उत्पन्न हुई। यहाँ देखो एनर्जी उत्पन्न हुई, तो मैंने आपसे कहा था कि यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल रही है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका के अंदर शक्ति गृह कहा जाता है।
और जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसमें उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि वहाँ ऊर्जा दी जा रही है, तो वो हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच।